हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं ईवीएस की मैराथन क्लास लेके आई हूँ आपके लिए और यकीन मान के चलिए, आप इतनी गारंटी देती हूँ मैं कि 30 के 30 नंबर के क्वेश्चन आपको सिर्फ एक मैराथन क्लास से देखने को मिलेंगे। आप अभी मैराथन क्लास को देखिए, रिवाइज कीजिए, एग्ज़ाम जब देने जाइए तो उस दिन आप रास्ते में देखते हुए जाइए और उसके बाद आप पेपर देखिए। पेपर देख के आने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मैराथन क्लास से कितना बेनिफिट हुआ और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस मैराथन क्लास में देखने को मिले। ठीक है, आप सबको पता है क्लास फर्स्ट और सेकंड में कोई भी ऐसी बुक नहीं होती है ईवीएस की। ठीक है, उसमें भाषा और गणित के माध्यम से जोड़ के पढ़ाया जाता है बच्चों को। क्लास थर्ड से ईवीएस की बुक होती है, तो क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की जो ईवीएस की बुक है उसमें से जितने भी बेनिफिशियल क्वेश्चंस थे या जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं या आने की संभावना है, उन हर एक टॉपिक को मैंने एकदम व्यवस्थित क्रम में हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आपको तैयार किया हुआ है। आपके लिए ये जो मैराथन क्लास है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हर एक एक टॉपिक को मैंने अलग अलग तैयार किया है। जैसे बर्ड के टॉपिक को, जितने भी बर्ड दी थी क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, सबको एक जगह, जितना भी आवाज़ से टॉपिक था उसको एक जगह, जो भी भोजन से टॉपिक थे उनको एक जगह, ऐसे करके मैंने हर एक एक टॉपिक को अलग अलग किया हुआ है ताकि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न न हो। थोड़ा सा ये वीडियो आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन यकीन मान के चलिए, मैं 30 नंबर की आपको गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर आपको पेपर नहीं देखने को मिलेगा। सब कुछ सिर्फ एक मैराथन क्लास से फंसेगा क्वेश्चन में। बात करेंगे बर्ड की। पहला टॉपिक जो है हमारा बर्ड है, यानी चिड़िया। भारतीय चिड़ियों के बारे में है, जो भी चिड़िया पाई जाती हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया है। ठीक है, कैसे घोंसला बनाती हैं, क्या खाती हैं, इसी के बारे में है। पहला है कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन, जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ये घोंसला जो है वो क्या कहाँ बनाती हैं, पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती हैं और सबसे ऊपर टहनी पे। ठीक है, ऊन, रुई और बाल बिछा करके ये अपना घोंसला बनाती हैं। अगला जो है वो है कौवा। कौवा कहाँ बनाता है भाई? कौवा जो क्या काम करता है, कौवा अपने घोंसले में लोहे की तार का प्रयोग करता है और ये लकड़ी की शाखा पे ही अपना घोंसला बनाता है, यानी पेड़ की शाखा पे अपना घोंसला बनाता है और घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग करता है। लेकिन कोयल एक ऐसी प्रजाति है जो घोंसला नहीं बनाती, खुद घोंसला नहीं बनाती, लेकिन कौवे के घोंसले में वो अंडा देती है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे आपको फाख्ता की। फाख्ता क्या है भाई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाख्ता ये कहाँ बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी की मेढ़ में घोंसला बनाती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेढ़ में घोंसला बनाती है। अगला है गौरैया। गौरैया कहाँ बनाती है? कहीं भी आलमारी, ठीक है, कहीं भी जो अलमारी होती है, छत होता है या आईने के पीछे, ठीक, ऐसी जगहों पर गौरैया घोंसला बनाती है। और सेम ऐसा ही काम कबूतर भी करता है। आप देखे होंगे छतों पे अक्सर कबूतर अपना घोंसला बनाए रहते हैं। जो पुराने जो जगह होती है, जहाँ जो पुराने मतलब घर होते हैं जहाँ कोई रहता वहता नहीं है, वहाँ पे भी कबूतर अपना घोंसला बहुत जल्दी बना लेते हैं। अगला है बसंत गौरी। बसंत गौरी कैसे बनाती है भाई? पेड़ के तने में छेद करके। कहाँ बनाएगी भाई? पेड़ के तने में छेद करके ये जो घोंसला बनाती है और वहाँ क्या करती है? अपने अंडे रखती है पेड़ के तने में। अगला है जो हमारी, वो दार्जिन चिड़िया, नाम से ही स्पष्ट है। दार्जिन, दार्जिन का मतलब दर्जी वाला जो काम करे। ये एक दार्जिन चिड़िया क्या करती है? पत्तों को सी करके अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है। दार्जिन चिड़िया पत्तों को सिल लेती है, जैसे 2 पत्ते हो गए उसको क्या करती है? वो सिल लेती है। ठीक है, ये दार्जिन चिड़िया पत्तों को सी करके, एक जैसे समझिए एक ये पत्ता हो गया, दूसरा पत्ता हो गया, इसको सिल करके और इसी में क्या करेगी? अंडे देने का काम करती है। या ऐसे ही ये अपना घोंसला मतलब पात्र एक तरीके से कहा जाए तैयार करती है, जिसमें वो अपने अंडों को सुरक्षित रखती है। अगला है शकरखोरा। शकरखोरा कहाँ देता है भाई? पेड़ पर।
पेड़ की झाड़ी, पेड़ कहे या झाड़ी कहे बात एक ही हुई, पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शकरखोरा भी बहुत पूछा जाता है, दार्जिन चिड़िया भी। ठीक, ये क्या करती हैं, लटकता हुआ घोंसला बनाती है और ये भी अपने घोंसले में बाल, रुई, ठीक है, कपड़े आदि का प्रयोग करती है और छाल का भी, मतलब जो पेड़ की छाल होती है उसका भी प्रयोग ये करते हैं। अगली जो 8वें नंबर पे चिड़िया है वो हमारी क्या है, बीबर। बीबर चिड़िया में देखिए नर बीबर घोंसला बनाता है। हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा, मादा बीबर कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। नर बीबर घोंसला बनाता है और मादा उस घोंसलों में से चुनाव करती है कि कौन सा घोंसला बेस्ट है और उसमें वो अपना अंडा देती है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है कि नर बीबर घोंसला बनाते हैं और मादा अंडे देने हेतु सही घोंसले का चुनाव करती है। अगली जो हमारी चिड़िया है वो है कोयल। कोयल घोंसला न बनाने वाली पक्षी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडे को सुरक्षित रखती है। ठीक है, अगला जो हमारी 10वें नंबर पे जो चिड़िया है वो है उल्लू। उल्लू एक रात्रिचर प्राणी है जो पक्षियों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ये हमको लग रहा है 3-4 बार सीटेट में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है उल्लू के बारे में, कि कौन सी ऐसी पंछी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकती है। और ऑप्शन में यही दे देता है शकरखोरा, बीबर, कोयल, उल्लू। तो आप ध्यान में रखे रहिएगा, उल्लू एक ऐसा रात्रिचर प्राणी है या पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है और ये केवल ब्लैक एंड वाइट कलर को बस पहचानता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखे रहिएगा कि जितने भी रात्रिचर जीव जंतु होते हैं वो केवल ब्लैक और वाइट कलर को पहचानते हैं। कुछ ही जंतु होते, मतलब जो दिन में देखते हैं, ठीक है, वो 2-4 कलर और देख सकते। एक मनुष्य ही है जो उससे इतने सारे कलर दिखते हैं, बाकी जितने भी जानवर हैं वो कुछ ही रंगों को जान पाते हैं, बाकी सिर्फ दिन में देखने वाले जो जंतु हैं और रात्रि में देखने वाले जो भी जंतु हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। अगला है मैना। मैना एक ऐसी प्रजाति है जो गर्दन को झटके से घुमाता है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अपने गर्दन को झटके से घुमाती है, तो मैना एक ऐसी चिड़िया है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे बल्चर, ईगल और चील की, यानी गिद्ध, बाज और चील। ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा तेज देख सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब यदि मनुष्य 4 मीटर देखता है तो ये उसके 4 गुना देखेंगे, यानी 8 मीटर की दूरी तक ये देख सकते हैं। इनकी देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगला हम बात करेंगे सांप की। स्नैक से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखे रहिएगा। ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिखा है, बल्चर और गिद्ध वाला जो क्वेश्चन है, गिद्ध, बाज और चील मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा तेज देखते हैं। सांप के 2 नुकीले दांत होते हैं, परंतु वो चबाता नहीं है, डायरेक्ट क्या करता है, निगलता है। दांत होते हैं उसके लेकिन वो चबाने का काम नहीं करते, वो निगलता है। और सांप बहरे होते हैं, यानी कहने का मतलब सांप के पास कान नहीं होती, वो क्या करते हैं, केवल वाइब्रेशन को फील करते हैं। यानी जो जंतु होते हैं वही, उनको सबसे पहले पता चल जाता है कि यहाँ भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो जो उनकी सूंघने की क्षमता है कहें तो वो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, यानी वो वाइब्रेशन को जान जाते हैं। और किंग कोबरा भारत और साउथ एशिया के जंगल में पाया जाने वाला एक सांप है जो घोंसला बनाता है। ठीक है, कौन भाई, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, तो किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बना करके रहता है और ये कहाँ पाया जाता है, भारत और साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इनकी लंबाई लगभग 13 फुट तक होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा कोबरा होता है वो कितने फुट का होता है भाई, वो 19 फुट का होता है। ठीक है, तो ये तो रही किंग कोबरा की बात, यानी किंग कोबरा क्या होते हैं, घोंसला बनाने वाले एक ऐसे सांप होते हैं। अब बात करेंगे हम अजगर सांप की। अजगर सांप ये एक ऐसा सांप होता है जिसमें जहर नहीं पाया जाता। पूछता है प्रश्न में कि कौन से ऐसे सांप है जो विषहीन होता है, तो याद रखे रहिएगा अजगर जो होता है वो विषहीन होता है और अजगर सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। ठीक है, 150 डिग्री तक खोल सकता है। और एक और चीज़ जो सांपों से संबंधित है, भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं।
वो कौन कौन से होते हैं? कोबरा, करैत, दुबैया और अफैया। ठीक है, भारत में मात्र यही 4 प्रकार के जो सांप हैं, जो कहा जाए कि मतलब विषधारी, यानी जिनमें विष होती है, विषैले जो सांप हैं वो 4 ही हैं भारत में जो पाई जाती हैं। इनकी प्रजातियां कोबरा, करैत, दुबैया और अफैया। ठीक है, अब कुछ और जानवरों के बारे में जान जाते हैं, जैसे गाय। गाय क्या होती है भाई? गाय के दांत क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? काटने के काम करते हैं, जो आगे वाले दांत होते हैं। और जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं और वो चबाने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कि जो गाय होती है वो शाकाहारी होती है और कितनी सारे वो घास पत्तियों को खाती है, तो जो पिछले दांत होते हैं आगे के दांत से उसको काटने का काम करती है। देखिए, जब गाय खेतों में चरती हुई आपको कहीं नजर आए तो देखिए वो घास को क्या करती है? अपने आगे के दांत से काटती है, और पीछे के दांत जो होते हैं वो चबाने में उसकी मदद करते हैं। अगला हम बात करेंगे बिल्ली और कुत्ते। ये तो सबको पता है कि इनके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? मांस को फाड़ने के काम आते हैं, ये नुकीले दांत होते हैं इनके। अगली जो अगला जो जीव है वो है गिलहरी यानी स्क्वायरल। इसके दांत क्या होते हैं? हमेशा बढ़ते रहते हैं स्क्वायरल के दांत। ठीक है, अब बात करेंगे हम चूहों की। चूहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जान जाइए। चूहों के दांत काफ़ी तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। अगर चूहा किसी चीज़ को कुतरे नहीं तो साल भर में चूहे के दांत 1 से 2 इंच तक बढ़ जाते हैं। यानी इसी वजह से चूहे क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, जिससे उनकी दांतें जो होती हैं वो जो उनका नुकीलापन होता है वो धीरे धीरे घिसता रहता है, एक तरीके से कहे तो। अगर नहीं घिसेगा आगे से दांत तो वो कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। तो यानी कहने का मतलब साल भर में 1 से 2 इंच भी अगर बढ़ता है तो सोचिए उसके दांत पूरे के पूरे कितने बाहर आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए चूहे जो होते हैं वो किसी न किसी चीज़ को कुतरते रहते हैं। अगली चूहे के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो क्या है? चूहे जो होते हैं वो इंसान से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा है धरती पर। यानी जितनी हमारी जनसंख्या है उसके 10 गुना ज़्यादा उनकी जनसंख्या है धरती पर। और 5 चूहे मिलकर के एक आदमी का खाना आसानी से खा सकते हैं। सोचिए कितना खतरनाक है चूहे। जो 5 चूहे हैं वो मिलकर के एक आदमी का खाना आसानी से खा सकते हैं। एक साल में एक जोड़ा चूहा 1000 बच्चे जन्म देते हैं। भाई जब एक साल में एक जोड़ा चूहा 1000 बच्चे जन्म देंगे तो मनुष्य से 10 गुना ज़्यादा इनकी जनसंख्या ऐसे ही हो जाएगी। पर इनका जीवन काल मात्र 1 से 2 साल तक ही होता है। ठीक है, यानी चूहे कितने साल तक जीते हैं? 1 से 2 साल तक। चूहे अपने मुंह का जो उनके मुंह पे जो मूछें होती हैं उनका उपयोग क्या करते हैं? तापमान में बदलाव को महसूस करने के लिए, और उस सतह को महसूस करने के लिए करते हैं जहां पर वो चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब चूहे भी अपनी मूंछों का प्रयोग क्यों करते हैं? वाइब्रेशन को जानने के लिए कहे तो हम, या जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है यानी ठंडी हो रही है या गर्मी हो रही है इसको भी जानने के लिए वो इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन चूहों की आंखें क्या होती हैं? वो कमज़ोर होती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चूहों की भी सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है और उनकी आंखें कमज़ोर होती है। सेम ऐसे ही सांप जो होते हैं, सांप के कान नहीं होते, वो बहरे होते हैं, उनकी भी सूंघने की क्षमता क्योंकि वो वाइब्रेशन को भाप लेते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आवाज़। इससे आपको श्योर क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट में, 1-2 क्वेश्चन तो मान के चलिए। आवाज़ की बात करेंगे, कहाँ पर कैसे घर पाए जाते हैं? भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। हर स्टेट में आप चले जाएंगे तो अलग अलग आपको घर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बांसों पर टिका घर। तो भाई बांसों पर टिका घर कहाँ मिलेगा? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहीं पे लोग क्या करेंगे? नीचे पहले बांसों को गाड़ लेते हैं, उसके ऊपर लकड़ी से अपना घर बनाते हैं। तो असम में ऐसा घर बनाया जाता है। ठीक है, मैंने नोट भी किया हुआ है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है वहीं पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। यानी असम में घर जो होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों के खंभों पर, ठीक है, बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। अगला जो है हमारा वो क्या कहता है? रेंडियार की खाल से। तो ये रेंडियार की खाल जो होती है वो कहाँ होती है भाई? रेंडियार की खाल के घर जहाँ ठंडी पड़ेगी, ठंड वाले इलाके में।
तो उत्तरी ध्रुवीय स्थानों पर, ठीक है, जैसे लद्दाख में बनाए जाते हैं रेंडियर के खाल के घर, क्योंकि वो क्या करेगा, गर्माहट देगा। अगला कहता है कि हाउस बोट कहाँ बनाए जाते, तो ये तो सबको पता है कि हाउस बोट श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर का है, तो बनाए जाते हैं, ठीक है। नाव पर ये घर बने होते हैं। मैंने नोट किया है आपके लिए कि नाव पर बने मकान जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो 80 फीट चौड़े और 8 से 9 फीट 80 फीट इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई जो होती है वो 8 से 9 फीट होती है। ये श्रीनगर में पाए जाते हैं हाउस बोट। और डोंगा भी वहीं पे पाया जाता है। पहले आप बिना दीवार के घर जान जाइए। बिना दीवार के घर कहाँ पाए जाते हैं, अमेज़न में पाई जाता है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बरसता है। अगला है डोंगा। डोंगा एक नाव है जो डल झील और झेलम नदी में पाया जाता है। ये भी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, ठीक है। डोंगा एक नाव है जो डल झील और झेलम नदी में पाई जाती है। डोंगा एक घर की तरह होता है जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग कमरे होते हैं। बात करेंगे हम बिना दीवार की घर, तो हो गया कि अमेज़न में पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, ठीक है। उसके बाद डोंगा भी एक नाव है जो डल झील और झेलम नदी में पाई जाती है। डोंगा एक घर की तरह होता है जिसमें अलग अलग क्या होते हैं, कमरे होते हैं। डोंगा पर मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके, स्टार बनाया हुआ है, कि डोंगा पर जो डिजाइन होती है उसे हम ख़त्म बंद कहते हैं। और ये कैसी होती है, जिग्सा पजल की तरह होता है, ठीक है, ऊपर नीचे अप डाउन होता है। तो हम बात कर रहे थे डोंगा की, ठीक है। मैंने कहा कि डोंगा पर जो डिजाइन बनती है उसे हम ख़त्म बंद कहते हैं, और ये जिग्सा पजल की तरह होता है, ठीक है। अगला है जो हमारा वो है मनाली। मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं। राजस्थान में क्या होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, ठंडा करती है, और राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, वहाँ आपके रेत होता है, इस वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए राजस्थान के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घर बनाते हैं, और इनकी दीवारें जो होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, और छत पर ये क्या करते हैं, कटीली झाड़ियाँ रखते हैं। यानी कहने का मतलब राजस्थान में मिट्टी के बने घर होते हैं और इनकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है, और जो छत होता है वो कटीली झाड़ियों से बने होते हैं। अगला है लद्दाख। लद्दाख में आपको पता है कि रेंडियर की खाल से घर बनाए जाते हैं, और वहाँ निचली जो मंजिल होती है वहाँ लोग क्या करते हैं, अपने जीव जंतु और सामानों को रखते हैं, जबकि ऊपर का जो फ्लोर होता है, यानी कहने का मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग क्या करते हैं, जीव जंतु को रखेंगे और अपना सामान रखते हैं, और जो ऊपरी फ्लोर होता है यानी फर्स्ट फ्लोर होता है उस पर वो खुद रखते हैं। ये रहा आवास की बात, ठीक है। अगला हम बात करेंगे कुछ जो जीव जंतु हैं उनके बारे में। चींटियां, दीमक और ततैया ये क्या करते हैं, समूह बना के रहते हैं। आपने देखा होगा चींटियां क्या करती हैं, हमेशा एक समूह में चलती हैं, यानी एक लाइन में चलती हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, आगे वाली जो चींटी होती है वो क्या करती है, वो एक प्रकार की कहे तो एक, बोलो, हाँ का ऊपर से देख देख के लिखो, अ आ इ ई उ ऊ ए होती है, वही क्या करती है, अंडे देती हैं। और बाकी की जो सिपाही चींटियां होती हैं वो क्या करती हैं, सिपाही का काम करेंगी भाई, वो क्या करती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं। चींटियों के कान और लंग्स नहीं होते, यानी उनके फेफड़े नहीं होते हैं और उनकी कान नहीं होती है। अगला है मधुमक्खी। मधुमक्खियों से तो भी भाई हर साल अनीता की मधुमक्खियाँ नाम से है चैप्टर ईवीएस की बुक में, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने एक वन लाइनर फॉर्म में लिखा है
कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फरवरी के महीने में लीची के फूल पे अपने अंडे देती हैं, ठीक है, सॉरी, लीची के फूल पे ये रहती हैं, और अक्टूबर से दिसंबर जो होता है टाइमिंग, वो अंडे देने का समय होता है। और मधुमक्खियाँ अक्सर लीची के फूल पे अपने जो छत्ते होती हैं उनको बनाती हैं, और या उनको पाला जाता है, कहें तो हम लीची के फूलों पर या लीची के पौधे पे उनको पाला जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ये अंडे देती हैं। और जो आप सबको पता है कि शहद इनके जो छत्ते से जो हमें मिलता है वो शहद मिलता है, और शहद जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा होती है। अगला इम्पॉर्टेंट जो एनिमल है वो है हाथी यानी एलिफेंट। ये एक ही लाइन समझिए आपको एक नंबर दिला देगा, क्योंकि क्या करता है, यही सारी विशेषताएं दे देता है, और पूछ देगा कि कौन सी इसमें से हाथी की विशेषता नहीं है, या कौन सा छोटे नंदू की विशेषता नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है। नंदू हाथी के नाम से चैप्टर है, उसी से मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट किया हुआ है यहाँ पे, कि एक हाथी जो होता है वो एक दिन में क्या करता है, 100 kg पत्ते खाता है, और एक दिन में वो 2 से 4 घंटे ही सिर्फ सोता है। कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे, और 100 किलोग्राम पत्ते को खा जाता है। और 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। कितने किलोग्राम होता है, 200 किलोग्राम 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है, ठीक है। और हाथी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन में भी जो जहाँ कहा जाए कि कीचड़ होता है वहाँ पे वो अपने आप को लपेटते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो बड़ी मोटी होती है, वो अपनी आप को ठंडा करने के लिए। और अपने कानों का भी प्रयोग क्यों करते हैं, हवा करते हैं अपने शरीर को ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो ये है हाथी की कुछ विशेषताएं, आप ध्यान में रखे रहिएगा। अगला है जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गोइंग टू स्कूल चैप्टर से है ये, कि कहाँ के बच्चे किस प्रकार के बैलगाड़ी का या फिर कहें तो जुगाड़ गाड़ी का, कहाँ कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, किन संसाधनों का प्रयोग करके। तो कह रहा है बांस एवं रस्सी के पुल कहाँ बने होते हैं जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये असम के जो बच्चे होते हैं वो बांस और रस्सी के पुल के प्रयोग से जाते हैं। और साधारण पुल जो होता है वो सामान्य स्थानों पे, यानी सामान्य जो हम लोग जहाँ हैं, कहने का मतलब जैसे पूर्वांचल का इलाका जो होता है वहाँ पे साधारण पुल आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉली लद्दाख के बच्चे प्रयोग करते हैं, ट्रॉली से वो स्कूल जाते हैं। और वेल्लम क्या होती है, वेल्लम एक स्मॉल वुडन बोट होती है, मतलब कहने का मतलब लकड़ी से बनी हुई एक नाव होती है जो केरल के बच्चे उसका प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए। और फेरी भी एक प्रकार की नाव ही होती है जो केरल में ही पाई जाती है। और राजस्थान के बच्चे किसका प्रयोग करते हैं, ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं, वो ऊंट से स्कूल जाते हैं, ठीक है। बैलगाड़ी का प्रयोग प्लेन एरिया, कहने का मतलब जहाँ समतल इलाका है वहाँ गांव में बच्चे बैलगाड़ी के प्रयोग से स्कूल जाते हैं जिनका स्कूल दूर होता है। बाइसिकल राइड भी, जहाँ पे सामान्य इलाका होता है, साधारण क्षेत्र कहा जाए तो। और जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग गुजरात के बच्चे करते हैं। जुगाड़ गाड़ी का मतलब बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आगे वो बाइक के नुमा रहती है और पीछे वो ट्रॉली के समान होती है, जिसको कहा जाए तो उसको सामान्य भाषा में जुगाड़ गाड़ी कहते हैं, उसके द्वारा बच्चे स्कूल जाते हैं। अगला है रॉक पाथ, या तो कहें हम उबड़ खाबड़ रास्ते, वो कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं, ठीक है। अगली कुछ विशेषताएं, जैसे बर्ड यानी चिड़िया की कुछ विशेषताएं हैं, कानों से संबंधित है, कहने का मतलब, या कहें तो हम सिर से संबंधित है। 2-3 लाइन है, देखिए। आइज उनकी जो होती है वो हेड पे होती है, यानी जो उनकी आंखें होती हैं वो एकदम उनके माथे पर होती है। इसी वजह से वो अपने माथे को क्या करते हैं, वो मतलब जब चिड़िया को देखना होता है तो उसकी आंखें नहीं घूमती, उसकी पुतलियाँ नहीं घूमती, वो डायरेक्ट अपने सिर को घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंख जो होती है वो डायरेक्ट सिर पे ही होती है। एंड द होल कवर्ड बाई फेदर, जो उनके कान होते हैं वो किससे कवर्ड रहते हैं, वो फेदर से यानी पंख से ढके हुए रहते हैं। लीजर्ड हैज सेम टाइप ऑफ ईयर्स, जो छिपकली होती हैं उनके भी कान सेम इसी प्रकार से होते हैं, यानी कहने का मतलब उनके कहो छिपकली होती हैं उनके भी कान सेम इसी प्रकार से होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। क्रोकोडाइल टू हैज इट्स ईयर लाइक दिस बट वी कांट
सी ईट। जो मगरमच्छ होते हैं उनके भी कान इसी प्रकार से होते हैं, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये थी कानों के बारे में, यानी चिड़िया के कान, छिपकली के कान और मगरमच्छ के, तीनों के जो कान होते हैं वो ढके हुए होते हैं, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, एक होल के समान होते हैं कहा जाए तो। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रेन टिकट के बारे में, यानी ट्रेन का जो टिकट होता है उस पर क्या क्या लिखा होता है, और आपसे पूछ देता है कि ट्रेन की टिकट पे क्या नहीं लिखा होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें से 3 सही दे देता है और एक आपको गलत दे देता है। तो ध्यान में रखे रहिएगा, ट्रेन की टिकट पे पहला ट्रेन नंबर यानी ट्रेन का नंबर लिखा रहता है, दूसरा द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी यानी कौन से डेट से आपकी यात्रा प्रारंभ हो रही है, द बर्थ एंड कोच नंबर, कौन सा बर्थ नंबर है या तो कहें आपका कौन सा सीट नंबर है और कौन सा कोच नंबर है। ठीक है, ये नोट रहता है। और कहता है कि कास्ट ऑफ द टिकट यानी आपका यानी ट्रेन का नंबर लिखा रहता है, किस डेट से आपकी यात्रा प्रारंभ हो रही है ये लिखा रहता है, और बर्थ और कोच नंबर लिखा रहता है। ठीक है, कास्ट ऑफ द टिकट यानी टिकट की क्या प्राइस है ये भी लिखा रहता है, यानी आपकी जो यात्रा आप कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं उसका क्या किराया है। ठीक है, और द डिस्टेंस इन किलोमीटर यानी जो जितनी दूरी आप कवर कर रहे हैं, जितनी दूर की यात्रा है आपकी, उस वो डिस्टेंस भी लिखा रहता है किलोमीटर में। ठीक, अगला हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की। कर्णम मल्लेश्वरी के भी बारे में ईवीएस के बुक में दिया गया है ताकि बच्चे जान सकें खेलों के बारे में। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो वेट लिफ्टर थी, एक भारोत्तोलक थी कहा जाए तो, और वो 130 किलोग्राम का वजन उठाती थी। कितने उम्र से? 12 वर्ष की उम्र से। उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके जो पिता थे वो क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। और इनकी जो 4 बहनें हैं वो चारों बहनें भी क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। ये था कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है जो पॉइंट है वो फ्लावर लाइक मैरीगोल्ड एंड जेनिया आर यूज टू डाई क्लॉथ। क्लॉथ की डाई करने के काम में आता है आपका जेनिया का फ्लावर और मैरीगोल्ड का फ्लावर। ठीक है, यानी गेंदे का फूल। फूलों की घाटी कहाँ पर है? वो है उत्तराखंड में। ठीक है, और जो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है वो किस लिए फेमस है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला मधुबनी पेंटिंग, बिहार के मधुबनी जिले के बारे में बता रहा है कि बिहार की एक लोक कला है जो कि पुरानी है, और वहाँ चावल के आटे से पेंटिंग बनाई जाती है। चावल के आटे को रंग के, ठीक है, उसमें हल्दी, नील और फूलों के रंग का प्रयोग होता है, और इससे पशु, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया, मछली, इंसान, इन सब चीज़ों की चित्र बनाई जाती है। दीवारों पर ये पेंटिंग होती है अक्सर। ठीक है, अगला है पेलवेनिका विलेज, यानी ये पेलवेनिका गांव कहाँ है? कर्नाटका में है। याद रखे रहिएगा, जितने भी ये जो जगहों के नाम हैं और कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है, इसको आप स्पेशली ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, गीजू भाई बड़ेका के बारे में है। गीजू भाई बड़ेका गुजरात के रहने वाले थे और ये बच्चों से संबंधित कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए नालमंदा, ये नालमंदा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और होलोगुड़ी कहाँ है? कर्नाटका में है। मैं आपको ईवीएस की स्पेशली क्लास 4th की, क्लास 5th की अलग अलग एक एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई हुई हूँ, लेकिन ये यहाँ पे कहा जाए संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ है जो कि आपको पूरे एक ही मैराथन में पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगला है द चिल्ड्रन पंचायत वॉज कॉल्ड भीमासा इन होलीगुड़ी। होलीगुड़ी जो जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे जो बच्चों की पंचायत होती है उसको हम क्या कहते हैं? भीमासा कहते हैं। ये जो भीमासा थे वो बच्चों की जो पंचायत थी वहाँ पे बहुत कचरा हो गया था। ठीक है, जो भीमासा बच्चों की जो टीम थी उन्होंने क्या किया था? कुएं जो थे उनकी, पहले कुओं में से लोग पानी निकालते थे, उसके बाद से क्या हुआ कि लोग प्रयोग नहीं किए तो वहाँ के कुएं जो थे वो सूख गए और वहाँ लोग कचरा फेंकने लगे। तो जब पानी पीने की दिक्कत हुई तो कोई उस कुएं की सफाई नहीं कर रहा था। तो यही जो
जो पंचायत थी बच्चों की, इसी के मेंबर ने पहले ये स्टार्ट किया काम, और उसके बाद इन छोटे बच्चों के काम को देख करके बाकी भी वहाँ के लोग उसको साफ़ सफाई करने लगे, और फिर बाद में फिर वो जो जितने भी जल और वो थे, कुएँ थे, जो भी तालाब वालाब थे उनके, वो सब पानी से भर गए। ठीक है, ये थी कहानी इस चैप्टर की। बरगद का पेड़, ठीक है, ये बरगद के पेड़ में जान जाइए, जो उसकी लटकती हुई जो उसकी ब्रांचेज होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं, रूट होती हैं, उसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, तो ये पूछता है कि बरगद के पेड़ से लटकती हुई उसकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जड़ होती हैं, तना होती हैं, पत्ती होती हैं। तो आप ध्यान में रखे रहिएगा कि वो जड़ होती हैं। डेजर्ट ओक, या तो कहें हम रेगिस्तानी ओक का पेड़ जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे देता है आपको कि कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऐसे करके। तो आप ध्यान में रखे रहिएगा, डेजर्ट ओक समझ के राजस्थान न मार दीजिएगा, रेगिस्तानी ओक का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और जो बिहू फेस्टिवल होता है, मैंने हर एक पॉइंट, मैंने कहा ना कि आपको हर एक पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है। तो आप देखिए, बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। वहाँ पे जब नई चावल की फसल आती है तो वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मैंने लिखा हुआ है कि बिहू फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन असम ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। और माघ बिहू जो होती है वो 14 जनवरी से 15 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, या तो 14 जनवरी को मनाई जाए चाहे 15 जनवरी को। दे मेक भेला घर बाम्बू, क्या है गांव, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। मुख्तारपुर गांव कहाँ है, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पोचमपल्ली एक जगह है जहाँ पे मुख्तारपुर गांव है, और वो आंध्र प्रदेश ज़िले में है। ठीक है, पहले ये आंध्र प्रदेश में था, अभी ये तेलंगाना में हो गया है। कारपेट वेविंग, टॉय मेकिंग और परफ्यूम प्रोडक्शन वहाँ का मेन जो रोज़गार है वही है। ठीक है, कारपेट बनाना है, खिलौने बनाना और परफ्यूम का प्रोडक्शन वहाँ का मेन व्यवसाय है। और मधुबनी में पेंटिंग वहाँ का व्यवसाय है, असम में सिल्क है। ठीक है, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है, और कुल्लू में साल है। ठीक है, अब आबू धाबी की बात करते हैं। आबू धाबी जो है वो यूएई की राजधानी है, जिसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। वहाँ रेत के टीले होते हैं। वहाँ की जो करेंसी होती है उसको हम धीरम कहते हैं, याद रखे रहिएगा, करेंसी ऑफ आबू धाबी इज़ धीरम। द ओनली ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट इज डेट प्लम, वहाँ सिर्फ डेट प्लम जो होता है वही ग्रो करता है। का हो, कुछ कह रहे हो, हाँ खेल लो पर तोड़िए ना। कहते हैं हम चित्तप्पन। ठीक है, याद रखे रहिएगा, मलयालम भाषा में चाचा को चित्तप्पन कहते हैं, और कुंजा अम्मा कहते हैं चाची को। और केरला में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो वो नारियल का पेड़, केला, कटहल, पपीता और बीटल नट यानी सुपारी पाई जाती है। और वहाँ जो मसाले इम्पॉर्टेंट हैं जो केरला के, वो तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची। ठीक है, ये सारे मसाले वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे आपका दिया हुआ था कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, वैसे ही ईवीएस की बुक में फौजी वहीदा के बारे में भी दिया हुआ है। तो फौजी वहीदा कौन थी, आइए जान जाते हैं। वहीदा प्रिज्म इनका नाम था। ये लेफ्टिनेंट कमांडर थी, इंडियन आर्मी में एज अ डॉक्टर थी। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली थी, ये थाना मंडी एक जगह है जो रजौरी में है, और ये जम्मू कश्मीर, रजौरी जो जिला है वो जम्मू कश्मीर में है। तो वहीदा प्रिज्म इंडियन नेवी में डॉक्टर थी, यानी इंडियन आर्मी में एक डॉक्टर थी, और ये पहली महिला थी जिन्होंने परेड को कमांड दी थी। और परेड में कुल कितने कमांड होते हैं, 36 कमांड होते हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा। देखिए, तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड भूती इज द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। देखिए, तिब्बत में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम तिब्बतन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, यानी तिब्बत में जो भाषा बोली जाती है उसको तिब्बतन भाषा कहेंगे। लेकिन जब वही भाषा कहाँ बोली जाए, लद्दाख में बोली जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, भूती कहते हैं। ठीक है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं, भूती कहते हैं। तो भूती कहाँ बोली जाती है, लद्दाख में बोली जाती है। अब भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं, आमाले, और पिता को क्या कहते हैं, आबाले। ठीक है, याद रखे रहिएगा, लद्दाख में भूती भाषा बोली जाती है, वही भाषा तिब्बत में तिब्बतन कहलाती है, और माँ को आमाले कहते हैं,
भूती भाषा में, और पिता को आबाले कहते हैं। अगला है सिल्क बाम के बारे में कि जो सिल्क वार्म यानी जो सिल्क का कीड़ा होता है वो कैसे अपनी फीमेल को पहचान ले जाता है, कितने भी किलोमीटर वो दूर हो तो उसकी स्मेल से पहचानता है, ठीक है, उसकी महक से पहचानता है, उसकी गंध से पहचानता है। ए सिल्क वार्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फॉर मेनी किलोमीटर अवे बाई हर स्मेल, उसकी स्मेल से पहचान जाता है। और जो मच्छर होते हैं वो किससे हमें जान जाते हैं, अंधेरे में भी वो हमारे पैर के तलवे की गंध से जान जाते हैं, ठीक है। एंट यानी जो चींटियाँ होती है वो कैसे पहचानती है, फेरोमोन छोड़ती हुई चलती हैं, वही कहने का मतलब एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हुई चलती है जिससे पीछे वाली चींटी जो होती है वो रास्ता जान जाती हैं, ठीक है। डॉग मार्क्स आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, जो कुत्ते होते हैं उनका एक विशेष इलाका होता है और वो कैसे जान जाते हैं कि उनके इलाके में कोई और कुत्ता या डॉग आया था, तो वो सिर्फ उसके जो टॉयलेट होती है उसके स्मेल से वो जान जाते हैं, ठीक है। तो डॉग मार्क्स आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट ऑफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन आर पोटी, वो जान जाते हैं, कहने का मतलब उनके एक्सक्रीटरी मटेरियल से जान जाते हैं कि हमारे इलाके में कोई और कुत्ता आया था, ठीक है। अगला जो जानवर है वो है स्लॉथ, सबसे आलसी जानवर, जो 17 घंटे उल्टा लटक कर पेड़ पर सोता है और ये अपने जीवन में 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ पे रहता है, और जिस पेड़ पे रहता है ये उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, हफ्ते में एक बार ये नीचे उतरता है, ठीक है। कहने का मतलब ये 17 घंटा सोता रहता है उल्टा लटक करके, और जिस पेड़ पे रहेगा उसी की पत्ती खाएगा। अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ बदलता है, क्योंकि जब तक उस पेड़ की पत्ती ख़त्म नहीं होती तब तक वो उस पेड़ से नहीं जाता दूसरे पेड़ पे। अब देखिए स्लीपिंग हमारा कौन कितने घंटे सोता है, तो जो काऊ होती है वो 4 घंटे सोती है और बिल्ली पूरे 12 घंटे। कहने का मतलब जो बिल्ली होती है वो 24 घंटे में से एक पहर समझ लीजिए पूरा सो ही जाती है, यानी 12 घंटे सोएगी 12 घंटा जगेगी। और जो पाइथन होता है वो 18 घंटे, और सबसे कम कौन सोता है भाई, जिराफ सोता है, वो सिर्फ 2 घंटे सोता है। और लिजर्ड गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। आप देखिए जब ठंडी का सीजन होता है उस टाइम छिपकलियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं, एक दो दिखाई देती हैं, वरना नहीं के बराबर दिखाई देती हैं। और गर्मी में देखिए हर जगह आपको छिपकली देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लिजर्ड जो है वो पूरा एक सीजन ही सो जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट जानवर है वो है टाइगर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइगर जो होते हैं वो रात में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, किससे, मनुष्य से। देखिए चीलबाज गिद्ध जो थी वो 4 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकती थी, जबकि जो टाइगर होता है वो 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। और ये पत्तियों की खड़खड़ाहट को भी अपने मूंछों के द्वारा पहचान लेता है। क्या है विभू, बदल दें? पत्तियों की खड़खड़ाहट को भी वो अपने मूंछों के द्वारा पहचान लेते हैं। टाइगर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आवाज़ निकालता है, कहने का मतलब जब उसको ज़्यादा अपनी मेल अपनी फीमेल को बुलाना होता है तब वो अलग आवाज़ निकालेगा, जब उसे अपने शिकार की तलाश रहती है, आंसू कह रही हूँ मत बोल, आ जा सकता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, और घना नेशनल पार्क कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखे रहिएगा। ए स्नैक चार्मर स्टोरी, एक स्नैक की कहने का मतलब ये सांपों से संबंधित ये चैप्टर था, सांपों के बारे में मैंने आगे आपको डिटेल में बताया हुआ है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको भी जान जाइए। जैसे सपेरे को हम क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं, और सांप क्या होते हैं, वो किसानों के लिए मददगार होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, चूहों को खा जाते हैं।
और नाग गुम्फुन एक डिजाइन होती है, एक इस सांप के प्रकार की एक डिजाइन होती है जो रंगोली में या एम्ब्रॉयडरी में यूज करते हैं। कहाँ के लोग यूज करते हैं? सौराष्ट्र या गुजरात के करते हैं। और ये साउथ इंडिया में भी इस प्रकार की रंगोली बनाई जाती है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो आपका फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर से रिलेटेड है। आवर स्टमक के बारे में है। हमारे जो पेट का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो उसमें जो जूस का नेचर होता है, जो हमारे स्टमक में जो जूस पाई जाती है वो एसिडिक होती है, यानी अम्लीय होती है। ये ध्यान में रखे रहिएगा। आपको ऑप्शन दे देता है कि हमारे जो जूस पाए जाते हैं, हमारे अमाशय में जो जूस होती है, स्टमक में जो जूस होती है, उसका नेचर कैसा होता है, तो वो याद रखे रहिएगा, एसिडिक इन नेचर होता है या अम्लीय होता है। और जो सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है वो कहाँ होती है? कालाहांडी उड़ीसा में होती है। और अंत्रेयापुरम टाउन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको कि जो भी जगहों के नाम है वो एकदम रटे रहिएगा आप। अगला जो है वो पौधे के बारे में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पौधा है। नेपंथीस कहें तो हम, या घड़पर्णी कहें, ये घड़े के आकार का एक पौधा होता है। और ये देखिए ये क्या होता है कि कहने का मतलब ये पौधा जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऊपर ये ऐसे घड़े के शेप में होता है और इसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगाता है। और कोई भी कीड़ा, सपोज दैट ये कीड़ा है, ये कोई कीड़ा यहाँ आता है, ये पौधा जो होता है वो अलग प्रकार की स्मेल छोड़ता है। और ये कीड़ा जो जैसे ही इसके पास आता है स्मेल सूंघ करके, तो ये तुरंत ये जो ढक्कन होता है इसका ये बंद हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? घड़पर्णी, यानी घड़े के आकार का होता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये मैंने कहा ना कि ये अलग प्रकार की स्मेल छोड़ता है और चूहे और बड़े कीड़ों को भी ये खा जाता है। जैसे ही कीड़ा उसके अंदर गया वो उसको खा जाता है। ठीक है, मलमल के कपड़े का प्रयोग हम क्यों करते हैं? छानने के काम करते हैं। आप देखे होंगे पनीर उनीर छाना जाता है, उससे चावल भी छानी जाती है। ठीक है, जो बारीक चीज़ें होती है उसको छानने के काम में मलमल का कपड़ा प्रयोग करते हैं। ग्लास जार और बोतल को धूप में सुखाया जाता है ताकि उससे क्या हो? नमी उसकी खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने नोट किया है कि अंतरपुरम टाउन आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए कौन सी चीज़ें कहाँ से आई, इसको भी जान जाते हैं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू, ये तीनों चीज़ भारत में कहाँ से आई? साउथ अमेरिका से आई थी। हरी मिर्च, आलू, ठीक है, और टमाटर। क्या है? हरी मिर्च, टमाटर और आलू, ये तीनों चीजें साउथ अमेरिका से। बंद गोभी और मटर ये दोनों कहाँ से आए? यूरोप से आए थे। और काफी और भिंडी भारत में अफ्रीका से आई थी। अगला हम बात करेंगे जॉर्ज मेस्ट्रल की। जॉर्ज मेस्ट्रल कहाँ जो थे? जॉर्ज मेस्ट्रल जो थे वो एक बार अपने कुत्ते के साथ घूमने निकले थे और उन्होंने देखा कि कुछ जो पौधे थे वो क्या हुए कि उनके कुत्ते के जो शरीर था उसके ऊपर चिपक गया और कुछ उनके बालों और उनके कपड़ों पे भी। तो उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से लगा करके, तो वो जो बीज थे उन बीजों में एक हुक के प्रकार की डिजाइन बनी हुई थी। तो उसी को उन्होंने क्या कहा? बेलाग्रो कह दिया। ठीक है, और उस तो आपको प्रश्न पूछता है कि वेलक्रो क्या है, तो वेलक्रो की खोज किसने की थी? तो वेलक्रो की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। और इसका प्रयोग किस में करते हैं हम? शूज, बैग, ठीक है, कपड़े और बेल्ट में को चिपकाने के काम में करते हैं। ठीक है, अगला जो है चैप्टर का ही नाम ये था, एवरी ड्रॉप काउंट, यानी प्रत्येक बूंद को गिना जा सकता है। ये घाड़ीसार जो है वो राजस्थान में एक जगह है। ठीक है, और इसका मतलब होता है, सार का मतलब होता है लेक यानी तालाब, घाड़ीसार, इसीलिए इस जगह का ही नाम है। देयर वॉज द स्कूल ऑन द घाट, वहाँ पे जो स्कूल था वो घाट पे थी यानी नदी के किनारे थी। और ये स्टोरी जो है वो जैसलमेर की है। वहाँ 9 तालाब थे और 9 तालाब क्या थे? एक दूसरे से घड़ी जुड़े हुए थे। वो इस प्रकार से बनाया ही गया था तालाब जैसलमेर में कि जो 9 कुएं थे, जो 9 लेक थे वो एक दूसरे से अटैच थे। जब एक भरेगा तो उसके साथ साथ 9 के 9 भर जाएंगे। ठीक है, तो 9 लेक दे कैन फिल्ड विथ अ सिंगल लेक, यानी एक तालाब से 9 के 9 तालाब भर जाएंगे। जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेन फॉर वंस एन अ ईयर,
यानी जैसलमेर में एक साल में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ये ऐसा बनाया गया था। घड़ीसार वहाँ के एक राजा थे कहा जाए तो हम, ठीक है। और सार का मतलब होता है तालाब। कुछ जगहों पर तालाब भरने पर उसको त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जैसे उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी जब तालाब भर जाता है बारिश के मौसम में, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसको एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और जो वहाँ के नवविवाहित जोड़ा होता है वो वहाँ के तालाब की पूजा करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इस टॉपिक से बनता है कि द रीजन वाई वेल्स हैव ड्राइड अप, यानी क्या कारण है कि कुएं सूख रहे हैं। तो एक रीजन तो यही है कि ग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है इलेक्ट्रिक पंप लगाकर, यानी इलेक्ट्रिक पंप लगा करके जो पानी है उसको निकाल लिया जा रहा है। द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर, जो पानी बरसात का है उनको तालाबों में या फिर कहीं पे भी सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि जो पार्क है और जो पेड़ों के किनारे हैं उनको सीमेंट लगाकर ढक दिया जा रहा है, जिससे जो आपका ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो एकदम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, ठीक। यानी ये 3 कारण हैं। पहला कि जो इलेक्ट्रिक पंप लगा करके ग्राउंड वाटर पानी को निकाल दिया जा रहा है। दूसरा, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है और पार्क और पेड़ के किनारे जो हैं वो सीमेंट से ढक दिए जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा कारण ये है कि जो तालाबों और झीलों में पानी है उसको कलेक्ट नहीं किया जा रहा है लंबे समय के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समुद्र के पानी के बारे में है कि जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, और सबसे खारा पानी कहाँ का होता है, मृत सागर का होता है। वहाँ 300 ग्राम सॉल्ट होता है 1 लीटर पानी में, ठीक है। इतना खारा होता है कि उसमें आदमी डूबेगा नहीं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी बिकॉज ऑफ दैट मच सॉल्ट डेंसिटी। वहाँ पे सॉल्ट की डेंसिटी इतनी हाई होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, यानी व्यक्ति अगर डूब भी जाता है तो उसके ऊपरी सतह पे तैरता रहेगा क्योंकि इतना नमक रहता है। देखिए जोधपुर में जो बावड़ी, बावड़ी का मतलब कुआं से है होता है। जोधपुर में लोगों को कुआं की ज़रूरत ना पड़ने पर उन्होंने क्या किया कि कुएं को भर दिया, और जब उसको साफ़ किया तो वहाँ से 200 ट्रक कूड़ा निकला था, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अलबरूनी की। ये पूछता है कि अलबरूनी कौन था, तो वो एक मुसाफिर था जो भारत में आया था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। सन 1973 में अलबरूनी भारत आए थे, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है भारत के बारे में, जिसमें उन्होंने भारत के जो ऐतिहासिक जगह हैं और भारत की प्रशंसा की थी, ठीक है। तो अलबरूनी एक कहा जाए तो यात्री थे जो उज्बेकिस्तान से भारत आए थे 1973 में। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है दांडी यात्रा के बारे में, जो 22 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। किसने, गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये दांडी यात्रा, जो गुजरात अहमदाबाद से प्रारंभ होकर के गुजरात तक चली थी, ठीक है। आप ऐसा उल्टा ना समझ जाइएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एरो भी लगाया हुआ है कि अहमदाबाद से ये आपका गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद से गुजरात में तक चली थी। पहले अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ और उसके बाद से ये यात्रा गुजरात तक चली थी। अगला देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्लास 4 के ईवीएस से चांगथा के बारे में। जो चांगथा की हाइट है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक जगह है। यह पथरीली जगह है, कहाँ है, लद्दाख के पास है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ सांस लेने में दिक्कत आती है और हेडक और कमजोरी महसूस होती है। आप देखे होंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वहाँ क्या होगी, ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और थकान और कमजोरी महसूस होगी, हेडक होगा आपको। चांगपा एक जनजाति है जो पहाड़ी पर रहती है और इनकी संख्या 500 है, इनकी संख्या 5000 है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपनी भेड़ और बकरियों के साथ। ये सब कुछ अपनी बकरियों और भेड़ों से प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, मीट, ठीक है, और टेंट बनाने के लिए उनकी स्किन या खाल का प्रयोग करते हैं, और स्वेटर बनाने के लिए या कोट बनाने के लिए उनके ऊन को निकालते हैं, ठीक है। जिस परिवार के पास जितने ज़्यादा पशु होते हैं वो उतना अमीर होता है। तो कहने का मतलब चांगथा एक जगह है जहाँ पे चांगपा प्रजाति पाई जाती है, और चांगपा प्रजाति में 5000 सदस्यों की संख्या ही है, और ये भेड़ बकरी और पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो। ये
ऊंचाई पर अपनी बकरियों को चराते हैं और उन्हीं की जो फर होते कहा जाए, उनके जो बाल होते हैं उसको निकालते हैं और उसी से वो पश्मीना ऊन बनाते हैं। अब अगला बात करते हैं पश्मीना ऊन की। इनकी स्पेशल गोट से ये प्राप्त होता है, कहा जाए तो इनकी जो स्पेशल बकरियां होती है उसी से ये पश्मीना ऊन निकालते हैं। जहाँ ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ ये अपनी बकरियों को चराते हैं, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अपनी बकरियों को चराते हैं, जिससे उन बकरियों के फर जो होते हैं वो ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, अगला है पश्मीना शाल। 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शाल होती है। इसे 250 घंटे लगते हैं एक साल को बनाने में। इस शाल को मशीन से नहीं बनाया जाता, कश्मीर के बुनकर इसको हाथ से 250 घंटे में बना करके तैयार करते हैं। यानी एक शाल को कितने घंटे में? 250 घंटे में बनाया जाता है। मैंने लिखा भी है आपको, देखिए यहाँ स्पेशली मैंने आपके लिए नोट किया हुआ है कि 5,000 फीट पे स्पेशल गोट को -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे चराते हैं और 6 स्वेटर बराबर एक पश्मीना शाल बराबर 250 घंटा। ठीक, और जो एक बकरी के बाल में आदमी के 6 बाल बन जाते हैं, इतना बारीक होता है पश्मीना ऊन। ठीक है, यानी एक पश्मीना ऊन में 6 बाल हमारे हो सकते हैं। ठीक है, नोट किया हुआ है विधिवत मैंने आपको कि चांगपा की बकरियों को 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर चराया जाता है, जहां ठंड में तापमान -40 डिग्री तक हो जाता है। इन बकरियों का एक बाल इतना पतला होता है कि उससे हमारे यानी मनुष्य के 6 बाल बन सकते हैं। और चांगपा अपने घोड़ों और याक पर पूरा सामान लाद कर ले जाते हैं। ये अपने घर के पूरे सामान को पैक करने में केवल कितना घंटे लगाते हैं? 2 से 2.5 घंटे लगाते हैं। ठीक है, ये याक की बाल को ही बुनकर उसको ठंड से बचने के लिए कपड़े बनाते हैं। कहने का मतलब इनका पूरा जीवन उन्हीं भेड़ बकरियों पर व्यतीत होता है, और जितनी भेड़ बकरियां जिसके पास ज़्यादा, वो परिवार उतना ही अमीर माना जाता है। यहाँ टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, और हवा क्या होती है? 70 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से चलती है। ठीक है, चांगपा में जो लैंग्वेज बोली जाती है यानी जो भाषा बोली जाती है उसे हम चांगथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत कम लोग। ठीक है, चांगपा में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा होती है? वो चांगथा होती है, जिसका मतलब होता है बहुत कम लोग। और जो चांगपा जनजाति है वो अपने टेंट को क्या कहते हैं? तिकोना टेंट बना करके रहती हैं। वही जो उनकी भेड़ बकरियां होती हैं उन्हीं की खाल से वो अपना टेंट बनाती हैं। तो जो टेंट होता है उसको ये लोग क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको क्या कहते हैं? ये लोग रेबो कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अगला है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग वाले चैप्टर से ही कि हमारे जो अमाशय होता है उसके जो रस होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पेट का जो तापमान होता है। अब देखिए कौन सा खाना कितने देर में पचता है? जैसे अनबॉइल्ड मिल्क, बिन मतलब कहा जाए कि कच्चा दूध, तो 2 घंटे और 15 मिनट में हमारे पेट में पचता है। जबकि वही अगर डाइजेस्टिव जूस को किसी ग्लास में डाल दिया जाए तो 4 घंटे और 45 मिनट लगेंगे। ये देखिए, ये आपको ये नहीं पढ़ने की, इतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला चीज़ें नहीं आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्लास में डाल करके डाइजेस्टिव जूस दिया जाए तो ये इतना नहीं पूछता है, ये पूछ लेता है कभी कभी, वो भी इतना नहीं रटिएगा। बस ध्यान में, बस एक बार सरसरी निगाह से देखे रहिएगा, ध्यान में बना रहेगा, आपको आंसर अपने आप सही टिक हो जाएगा। अनबॉइल्ड मिल्क यानी कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में, बॉइल्ड मिल्क 2 घंटे में पच जाता है हमारे पेट में। फुल बॉइल्ड एग यानी पूरा पका हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में, और आधा पका हुआ अंडा 3 घंटे में। जबकि कच्चा अंडा क्या होता है? 2 ही घंटे में, या कहे तो 1 घंटा आधा 1 घंटा और 30 मिनट में, यानी 1 आवर और 30 मिनट में आपके पेट में रॉ एग पच जाता है। ब्लो हार्ट ब्लो कोल्ड, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपसे पूछता है कि किसने लिखा था कि हमारे अंदर ही गर्म है, हमारे अंदर ही ठंडा है, यानी ब्लो हार्ट ब्लो कोल्ड, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्या कहते हैं कि जब मुंह से ठंडी के मौसम में वही हवा ऐसे करिए तो वो हवा गर्म निकलती है, जबकि गर्मी में करिए तो वो ठंडी निकलती है। यानी गर्म और ठंडा सब कुछ हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। बनगाम गुजरात, ठीक है,
गुजरात में एक जगह है बनगाम, जहाँ लोग क्या करते हैं, लौकी के सूख जाने पर उसे मिट्टी लिपेट कर उसमें बीज रखते हैं। ठीक है, ये कहाँ के लोग करते हैं भाई, गुजरात में। जब हाँ सूख जाता है लौकी, तो उस लौकी को क्या करते हैं, मिट्टी से लेप कर देते हैं और लपेट करके, और उसमें क्या करते हैं, जो बीज होते हैं फलों, कहने का मतलब अनाज के जो बीज, उनको फिर ताकि वो भविष्य में उसका फिर से उपयोग कर सकें, इसके लिए वो उसे उस लौकी में सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अगला है ऊंधिया। ऊंधिया कहाँ के लोग खाते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। तो ऊंधिया क्या है, एक प्रकार की सब्जी है, या कहे तो एक प्रकार का पकवान है, जहाँ गुजरात में बनाई जाती है, और इसको बर्तन उलट करके बनाया जाता है, यानी उल्टा करके बर्तन बनाया जाता है। और ये बाजरे की रोटी, घी और दही के साथ ऊंधिया खाया जाता है। कहाँ खाते हैं भाई, गुजरात के लोग खाते हैं, ये ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, अब देखिए क्रोटोन। क्रोटोन एक पौधा है जो क्या करता है, हमें जानकारी देता है किसके बारे में, सॉइल के बारे में। यानी जब जब क्रोटोन का पौधा सूख जाए तो समझ जाइए कि जो आपका खेत है वो भी सूखने वाला है, यानी खेत में जो लगे पौधे हैं वो भी सूखने वाला है, क्योंकि मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो ड्राई हो जाती है, इससे ये पता चल जाता है। अगला है झूम खेती। झूम खेती कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। मिजोरम के लोग ये झूम खेती करते हैं। एक फसल काट लिया जाता है और कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं वहाँ के लोग, और फिर जैसे ही खेत में जो जमे पेड़ पौधे रहते हैं उनको क्या की जाती है, उसमें आग लगा दी जाती है, और वो आग लग जाती है तो जल जाएगी, तो राख बन जाएगी, और वो राख ही क्या होती है, खाद हो जाती है। फिर उसको फेंकते नहीं है उस राख को, वो उसी में क्या करते हैं, उसी खेत में पूरा उस राख को फैला दिया जाता है, जो खेत की क्या करती है, उर्वरता को बढ़ा देती है। और खेत को उस टाइम जोतते नहीं है, उसको धीरे धीरे बस क्या किया जाता है, हल्का हल्का उसको खोद दिया जाता है, और वहाँ पे फिर दूसरी बीज, नई बीज लगा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ की जो मुख्य फसल है मिजोरम की, वो क्या है, खेत। आसो, बोले ना। जो वो खाद बन जाती है और जो खेत की उर्वरता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी वहाँ पे खेत जोता नहीं जाता है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो चावल है। जब धान पक जाता है तो लोग वहाँ के क्या करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और नृत्य करते हैं बांस पकड़ के। वो उस नृत्य को क्या कहते हैं, चिराव नृत्य करते हैं। ये एक बार प्रश्न पूछा था कि चिराव नृत्य किस राज्य में होता है, ऑप्शन में दे दिया था 4 स्टेट के नाम, तो आप ध्यान में रखे रहिएगा। मिजोरम के लोग करते हैं झूम खेती करने पे। और झूम खेती है क्या, घास को जला करके वहाँ पे खाद बना दी जाती है, उसी खाद को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। लाइक फादर लाइक डॉटर। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है वो जान जाइए। पोलियो जो एक बीमारी है वो किससे होती है, वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, मेंडल जो थे, मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। ये कहाँ के रहने वाले थे भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी थे, जो 1822 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने 7 साल तक रिसर्च किया था, और लगभग। ठीक है, अगला है पूरन पोली। पूरन पोली कहाँ बनाई जाती है, और एक प्रकार की ये डिश होती है जो कि चने की दाल से बनाई जाती है, और इसको मसालेदार कढ़ी डिश कहे तो हम मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। अगला है मुद्रा भाव क्या होता है, पूछता है आपसे। ठीक है, मुद्रा भाव कहने का मतलब, मुद्रा जो होती है, आप देखे होंगे जो डांस होता है ना, आप देखिए तो कहा जाए भरतनाट्यम, कथकली, ये सब जो इतने भी नृत्य होते हैं उसमें मुद्रा भाव आप देखेंगे। मुद्रा का मतलब हाथ की पोजीशन। ठीक है, और भाव का मतलब फेस एक्सप्रेशन, यानी जो चेहरे पे जो फेस एक्सप्रेशन देते हैं। आप जब देखिए भरतनाट्यम देखिए या कथकली देखिए, तो ये सब जो होती हैं नृत्य, उसमें मुद्रा भाव आपको देखने को मिलेगा। मुद्रा का मतलब हाथ की पोजीशन, और भाव का मतलब होता है कि फेस एक्सप्रेशन। लुइस दिवस, ब्रेल लुइस, जिन्होंने ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है,
तो लुईस दिवस जो होता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कहवा। कहवा एक प्रकार का कहे तो हम ड्रिंक है, ठीक है। कहवा एक प्रकार की ड्रिंक है, टी है, जो बादाम और इलायची से बनाई जाती है श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे कहवा प्रयोग की जाती है। अगला कुछ डिश के बारे में है, जैसे लिंग हु फैन डिश कहाँ बनाई जाती है, हांगकांग में बनाई जाती है। ये आपको मैच द कॉलम करके दे देता है, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा। जो लिंग हु फैन डिश है वो कहाँ बनाई जाती है, हांगकांग में बनाई जाती है। हांगकांग के लोग क्या इसको किससे बनाते हैं, सांपों से बनाते हैं, यानी सांपों को मार करके ये डिश बनाई जाती है, ठीक है। आंसू मैं बार बार कह रही हूँ, मत बोलो ना, जाने तो विभू कार्टून देख रहा है। वो कहाँ के लोग खाते हैं, केरला के लोग खाते हैं। तो ये आपको ऐसे मैच द कॉलम देता है, ध्यान में रखे रहिएगा। टेपियोका केरला में, नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते तो आपके केरला में है, लेकिन नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, गोवा में, और सरसों के तेल की बनी मछली कश्मीर के लोग, ठीक है। अगला है कुडुक भाषा। कुडुक भाषा जो है उसके बारे में है आपका कि कुडुक भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं भाई, आदिवासी जो झारखंड में एक आदिवासी जनजाति रहती है, कहा जाए तो आदिवासी जो जनजाति रहती है झारखंड में, वहीं के जो लोग होते हैं उनको हम कुडुक कहते हैं, ठीक है। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी यही भाषा बोलते हैं, यानी झारखंड में रहने वाले आदिवासी लोगों को कुडुक कहा जाता है और वो कुडुक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो लोग जंगल में रहते हैं और कुडुक भाषा में जंगल को हम तोरंग कहते हैं। ये सन 2021 के सीटेट में पूछा गया था कि तोरंग का मतलब है जंगल, वन, जंगल, वस्त्र, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए थे आपको, तो याद रखे रहिएगा कि कुडुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। सन 2007 में एक एक्ट आया था जिसे हम राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, 25 साल से ज़्यादा जो लोग जंगल में रह रहे हैं उन्हें कोई भी जंगल से हटाएगा नहीं। यानी वहाँ की जो संपत्ति है जंगल की, उस पर उन लोगों का भी अधिकार है भाई, वो उतने दिनों से वहाँ रह रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो कोई भी जो राज्य सरकार होगी वो उनको वहाँ से निकालेगी नहीं। यही क्या कहता है आपका राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 कहता है, जो 2007 में आया था, कि 25 साल से ज़्यादा जो लोग जंगल में रह रहे हैं उन्हें कोई जंगल से हटाएगा नहीं, और ऐसे जंगल की देख रेख वहाँ की ग्राम सभा करेगी, ठीक है, वहाँ की ग्राम सभा करेगी। अब बात करते हैं एक टिन भूमि की। एक टिन भूमि क्या होती है, वह भूमि जहाँ एक टिन बीज उगाते हैं। अब एक टिन क्या है, आपने देखा होगा जिसमें डालडा आता है ना, जो टिन जिसमें पहले डालडा आता था, आज भी आता है, तो उसी टिन में बीज दे दिया जाता है, ठीक। और वो बीज जितने इलाके में बोया जाएगा, यानी जितने क्षेत्र में, या तो कहे तो हम जितने वर्ग स्क्वायर में वो बीज बोया जाएगा, उतनी भूमि उस व्यक्ति की होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक टिन भूमि कहते हैं। जैसे इधर में आप भूमि को बीघा में नापते हैं, ठीक है, स्क्वायर फुट में नापते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टिन में नापी जाती है। कहाँ नापी जाती है भाई, झारखंड में। तो एक टिन बीज जहाँ बोया जाएगा उतनी भूमि उस व्यक्ति की, तो एक टिन, 5 टिन ऐसे, ठीक है, जहाँ 5 टिन बीज बो लिया जाए, ठीक है। अगला बात करते हैं इन्वायरमेंट की। भाई आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण, यानी हमारे जो चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। तो इन्वायरमेंट, इन्वायर, इसको फ्रेंच भाषा में हम कहते हैं, जिसका मतलब चारों तरफ, जो हमें क्या किया है, चारों तरफ से घेरे हुआ है, वही क्या कहलाया, इन्वायरमेंट कहलाया। 3/4 हिस्सा पूरे पृथ्वी का, यानी कहे तो हम 71% जो है वो हमारा जल मंडल है, और 29% यानी 29% जो है वो स्थल मंडल है। यानी हम तीन तरफ से कहा जाए तो पानी से घिरे हुए, ठीक है। पानी से जो बीमारियां हैं कुछ फैलती हैं, जैसे
मरकरी के कारण, याद रखे रहिएगा, म से मरकरी, म से मिनामाटा डिजीज। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी है मिनामाटा डिजीज वो किससे फैलती है? एचजी, मरकरी का सिंबल होता है जिसे हम कहें तो पारा कहते हैं। तो पारा से मिनामाटा डिजीज फैलती है। और इटाई इटाई जो डिजीज है वो किससे फैलती है? कैडमियम से फैलती है। ठीक। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से फैलता है। तो ये चीजें दो चार आप याद में रखे रहिएगा, ध्यान में, कभी कभी पूछ लेता है। देखिए एक ही जगह पे अलग अलग मैंने वहां पे नोट किया हुआ था, लेकिन एक ही जगह पे कुछ मैंने नोट करके जगहों के नाम आपके लिए नोट कर दिए। जैसे पेलवेनिका विलेज कर्नाटका में है, ठीक है, और होलीगुड़ी भी कहाँ है? कर्नाटका में ही है। नालमंदा गांव और मुख्तारपुर पोचमपल्ली ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, लेकिन अभी ये कहाँ हो गया है? तेलंगाना में हो गया है। ठीक है, क्या कह रहे हो? उसको मत भुलाने जाओ, आएगा। तो पेलवेनिका गांव जो है वो भी कर्नाटका में, और होलीगुड़ी भी कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, नालमंदा गांव और मुख्तारपुर पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, जो अभी तेलंगाना में है। ठीक है, त्रियापुरम टाउन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और बैजू गांव कहाँ है? राजस्थान में है। और कालाहांडी कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा की जो मुख्य फसल है वो क्या है? चावल है, जो कि कालाहांडी में ज़्यादा पैदावार होती है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम फूड की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अलग अलग टॉपिक है जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं उनको मैंने अलग अलग नोट किया हुआ है। जैसे कहने का मतलब मैंने पहले आपको चिड़िया के बारे में बताई, अलग अलग चिड़िया कहाँ कहाँ घोंसला बनाती है। वैसे ही मैंने आपको आवास के बारे में एक जगह पे आपको बता दिया कि कौन सी जगह पे कहाँ कैसे आवास बनाया जाता है। वैसे ही मैंने आपको एक जगह पे नोट कर दिया कहाँ बच्चे किस जगह पे किस प्रकार से स्कूल जाते हैं। अलग अलग जानवरों के बारे में, जैसे गाय कैसे होती हैं, सांप कैसे खाते हैं और कैसे सूंघते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक जगह में आपको नोट किया। यानी कहने का मतलब पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ आपको मात्र एक ही वीडियो में मिल गया। 15 के 15 नंबर आपका एनसीईआरटी का और 15 का 15 नंबर पेडागोजी का, यानी टोटल क्या हुआ? 30 नंबर आपको मात्र एक मैराथन क्लास से कवर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप आज का मैराथन देखिएगा, 1 से 2 बार आप रिपीट कीजिएगा और उसके बाद आप जाकर के प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। आपको देखिएगा खुद आपको फील होगा कि आपका कितनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो गया है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे फूड की। यानी जो भोजन है वो हर राज्य में अलग अलग प्रकार के होते हैं और कहाँ का कौन सा डिश फेमस है। जैसे लाल चीटी की चटनी कहाँ के लोग खाते हैं भाई? छत्तीसगढ़ के लोग खाते हैं। बेरमा, बेरमा एक मछली की से बनी हुई डिश है। ठीक है, बेरमा क्या है? एक मछली से बनी हुई डिश है जो असम में भी बनती है और कहाँ बनती है? त्रिपुरा में भी बनाई जाती है। ठीक है, अगला है तुंगतप। तुंगतप क्या है? ये मछली की चटनी होती है जो मेघालय के लोग खाते हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का जो फेमस डिश है वो क्या है? झींगा मछली और संदेश और रसगुल्ला। ठीक, यानी पश्चिम बंगाल के लोग क्या खाते हैं? झींगा मछली, संदेश एक प्रकार की मिठाई है, और रसगुल्ला भी। ठीक, और राजस्थान की जो फेमस डिश है वो क्या है? दाल बाटी चूरमा और क्या विभू? तो राजस्थान का जो फेमस है वो क्या है? दाल बाटी चूरमा और मलाई घेवर। पंजाब में के जो लोग होते हैं वो चने की साग, मक्के की रोटी, ये सबको पता है। और नागालैंड का जो फेमस डिश है वो क्या है? मोमोज और बांस के कोपल, यानी जो बांस होता है उसके कोपल से वो लोग क्या करते हैं? सब्जी बनाते हैं। और उड़ीसा में क्या करते हैं? ब्रेड सेक कर खाते हैं वहाँ के लोग, यानी ब्रेड वहाँ की फेमस डिश है जिसे सेक दिया जाता है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप सबको पता है कि बड़ा पाव वहाँ की फेमस डिश है। ठीक है, एमपी में भुट्टे की खीर, यानी जो मक्के के से बनाई जाती है खीर, वो मध्य प्रदेश के लोग खाते हैं। और झारखंड में मशरूम की सब्जी, मशरूम की सब्जी वहाँ की फेमस डिश है। जम्मू कश्मीर में राजमा, और गुजरात में तो ये तो भाई ये तो आजकल सब जगह बन रहा है फिलहाल। गुजरात में ढोकला और लेमन राइस,
गोवा में नारियल के तेल से बनी मछली, मैंने आपको पहले भी अभी बताया था। और हरियाणा में बाजरे की खीर। देखिए, मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर यानी मक्के की खीर, और हरियाणा में बाजरे की खीर और कढ़ी पकौड़ा। वहाँ के लोग क्या खाते हैं? कढ़ी पकौड़ा। ठीक है। अब देखिए चील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चील जो होता है वो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर और सबसे बड़ा घोंसला यानी 4 फीट ऊंचा बनाता है। तो ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। अगर प्रश्न पूछे कि सबसे ऊंचे पेड़ पे सबसे ऊंची डाली पे, देखिए सबसे ऊंची डाली पे तो कौवा भी घोंसला बनाता है, लेकिन अगर पूछते कि सबसे ऊंचा पेड़, तो ऊंचा पेड़ और ऊंची डाली दोनों अगर एक साथ पूछे तो आप चील ध्यान में रखे रहिएगा। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर और सबसे बड़ा घोंसला चील बनाता है। अब देखिए कुछ जगहों की कुछ चीज़ें और भी फेमस है, उनको जान जाते हैं। जैसे चित्रकाठी, ये एक प्रकार की कहा जाए तो एम्ब्रॉयडरी है। वो कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। कलमकारी, कलमकारी कपड़ों में की जाती है, वहाँ आंध्र प्रदेश में की जाती है। ठीक है। इसे पट्ट चित्रकारी, पट्टा चित्रकारी जिसे कहते हैं हम, पट्टा चित्रकारी कहाँ होती है? उड़ीसा में होती है। ये भी कपड़ों पे की जाती है। और बच्चे में क्या होगी? संप्रेषण स्किल बढ़ेगी, यानी वो वाद विवाद कर पाएगा, निष्कर्ष निकाल पाएगा और अनुमान लगा पाएगा। ठीक है। तो ये हुआ ईवीएस की पेडागोजी पढ़ाने का, या फिर कहे तो हम ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य बच्चे को। ठीक है। वो क्या करे? किसी चीज़ का वर्गीकरण कर सके, उस कम्युनिकेट कर सके, या निष्कर्ष निकाल सके, या अनुमान लगा सके। अगला है एकीकृत अधिगम, या हम कहें इंटीग्रेट लर्निंग। ये इससे बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनता है कि इंटीग्रेट लर्निंग का मतलब क्या होता है, यानी एक साथ पढ़ाना। एकीकृत का मतलब एक साथ। जैसे साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट कहा जाए तो विज्ञान, एसएसटी जो होती है आपकी उसको, और पर्यावरण, इन तीनों को क्या करते हैं? क्लास 3rd और 5th में इंटीग्रेट करके, मतलब एक साथ समाहित करके उसको पढ़ाया जाता है। यानी अलग अलग बुक ना करके तीनों को एक साथ आप करके आप पढ़ाइए। ठीक है। कह रहा है कि ईवीएस की अलग से बुक नहीं होती, किसमें? क्लास 1st और 2nd में अलग से इसकी कोई किताब नहीं होती। क्लास 1st और 2nd में जो ईवीएस की शिक्षा होती है वो किसके माध्यम से दी जाती है? गणित और भाषा के द्वारा दी जाती है। ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखे रहिएगा। इंटीग्रेटेड लर्निंग और ईवीएस की थीम और सब थीम, और किस किस विधियों से आप ईवीएस को पढ़ा सकते हैं। यानी बच्चे को अवलोकन करने दीजिए, उसको मापन करने दीजिए, संप्रेषण यानी उसको कन्वर्सेशन करने दीजिए, निष्कर्ष निकालना। ठीक है। अगला कहता है कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम केरल में बोली जाती है। वैसे ही कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटका के लोग बोलते हैं। ठीक है। और तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, और कोंकणी जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में, कुडुक झारखंड में, और चौंगकोंग या चौंगथा कहें तो हम जम्मू कश्मीर में। ठीक है। ये जो भाषाएं हैं हर राज्य से संबंधित है। इन भाषाओं को भी आप ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि मैच द कॉलम कह देता है। तो मलयालम जो है वो केरल में, कन्नड़ कर्नाटका में, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, कोंकणी महाराष्ट्र गोवा, तमिल तमिलनाडु में, कुडुक झारखंड, और जो चौंगथा जो प्रजाति है वो चौंगथा भाषा बोलती है वो जम्मू कश्मीर में। थैंक यू। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।